परेश बाबू के पास जाकर ललिता बोली, हम लोग ब्रह्म समाजी है, इसलिए कोई हिंदू लड़की हम दोनों से पढ़ने नहीं आती। अतः मैं सोचती हूँ हिंदू समाज से किसी को भी शामिल करने से सुविधा रहेगी। क्या राय है बाबा? परेश बाबू ने पूछा। हिंदू समाज में से किसी को पाओगी कहाँ? ललिता आज बिल्कुल कमर कस कर आई थी। फिर भी विनय बाबू का नाम लेने से उसे लज्जा हो आई। जबरदस्ती लज्जा को दूर करती हुई बोली, क्यों, क्या कोई नहीं मिलेगा? यही विनय बाबू है या एक बिल्कुल व्यर्थ शब्द था। एक अव्यय का निरा अव्यय वाक्य अधूरा ही रह गया। परेश बाबू बोले, विनय क्यों राजी होंगे? ललिता के अभिमान को ठेस लगी। विनय बाबू राजी नहीं होंगे? ललिता अच्छी तरह समझती है कि विनय बाबू को राजी करना ललिता के लिए असंभव नहीं है। ललिता ने कहा, वे राजी हो भी सकते हैं। थोड़ी देर चुप रहकर परेश बाबू बोले, सारी बात सोचकर देखने पर वे कभी राजी नहीं होंगे। ललिता के कान लाल हो गए। वह आंचल में बंधा हुआ चाबियों का गुच्छा लेकर झुलाने लगी। मुश्किल में पड़ी हुई अपनी लड़की के चेहरे की ओर देखकर परेश बाबू का हृदय दुखी हो उठा, लेकिन सांत्वना का कोई शब्द उन्हें ढूंढे ना मिला। थोड़ी देर बाद ललिता ने धीरे धीरे मुंह उठाकर कहा, बाबा, तब हमारा वह स्कूल क्या किसी तरह नहीं चल सकेगा? परेश बाबू ने कहा, अभी तो चलने में बहुत बाधाएं दिखाई देती है। कोशिश करते ही बहुत सी अप्रिय चर्चाएं उठेंगी। अंत में पानू बाबू की जीत होगी और अन्याय के सामने चुपचाप हार मान लेनी पड़ेगी। इससे बड़ा दुख ललिता के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। इस मामले में वह अपने पिता के अलावा और किसी का शासन पल भर के लिए भी ना मानती। किसी कटुता से वह नहीं डरती, लेकिन अन्याय को कैसे सह ले? धीरे धीरे उठकर वह परेश बाबू के पास से चली गई। अपने कमरे में पहुंचकर उसने देखा, डाक से उसके नाम एक चिट्ठी आई है। लिखावट में उसने पहचाना उसकी बचपन की सखी शैलबाला की चिट्ठी है। शैलबाला का विवाह हो चुका है, वह पति के साथ बांकीपुर में रहती है। चिट्ठी में लिखा था, तुम लोगों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर मन बहुत बेचैन हो रहा है। बहुत दिनों से सोच रही थी चिट्ठी लिखकर हालचाल पूछूं, लेकिन समय ही नहीं मिल पा रहा था। किंतु परसों एक आदमी से, उसका नाम नहीं बताऊंगी, जो सब समाचार मिले उनसे तो मानो सिर पर गाज गिरी। ऐसा संभव हो सकता है यह तो मैं सोच भी नहीं सकती, लेकिन जिन्होंने लिखा है उन पर विश्वास ना करना भी कठिन है। सुनती हूँ कि तुम्हारे किसी हिंदू युवक के साथ विवाह की संभावना हो रही है। अगर यह बात सच है तो इत्यादि इत्यादि। ललिता का सारा क्रोध शरीर क्रोध से जल उठा। वह पल भर भी रुक न सकी। उसने तत्काल चिट्ठी का उत्तर लिखा, खबर सच है कि नहीं यह जानने के लिए तुमने मुझसे सवाल पूछा है। मुझे तो इसी पर विस्मय हो रहा है। ब्रह्म समाज के आदमी ने तुम्हें जो खबर दी है उसकी सच्चाई की भी पड़ताल करनी होगी। इतना अविश्वास! फिर किसी हिंदू युवक से मेरे विवाह की संभावना हो रही है। इस खबर से तुम्हारे सिर पर गाज गिरी है, लेकिन मैं तुम्हें निश्चय पूर्वक कह सकती हूँ कि ब्रह्म समाज में भी ऐसे ऐसे सुविख्यात सीधे युवक हैं जिनसे विवाह की आशंका गाज गिरने के समान भयानक है। और मैं दो एक ऐसे हिंदू युवकों को जानती हूँ जिनके साथ विवाह किसी भी ब्रह्म कुमारी के लिए गौरव की बात हो सकती है। इससे ज़्यादा कोई भी बात मैं तुमसे नहीं करना चाहती। इधर परेश बाबू का काम उस दिन के लिए रुक गया। वे चुपचाप बैठे बहुत देर तक सोचते ही रहे। फिर धीरे धीरे सुचरिता के घर जा पहुंचे। परेश बाबू का चिंतित मुंह देखकर सुचरिता का हृदय व्याकुल हो उठा। उनकी चिंता का क्या कारण है वह जानती थी, और इसी चिंता के कारण स्वयं भी कई दिनों से उद्विग्न थी। सुचरिता के साथ अकेले कमरे में बैठकर परेश बाबू बोले, बेटी, ललिता के बारे में सोचने का समय आ गया है। सुचरिता ने अपनी करुणा भरी आंखें परेश बाबू के चेहरे पर टिकाकर कहा, जानती हूँ बाबा। परेश बाबू ने कहा, मैं समाज की निंदा की बात नहीं सोच रहा। मैं सोच रहा हूँ, अच्छा ललिता क्या? सुचरिता ने परेश बाबू का संकोच देखकर स्वयं ही उनकी बात स्पष्ट कह देने की कोशिश की। बोली, ललिता हमेशा मुझे अपने मन की बात बताती रही है, लेकिन कुछ दिन से वह मुझसे वैसी खुलती नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि बीच में ही परेश बाबू बोले, ललिता के मन में कोई ऐसा भाव पैदा हुआ है जिसे वह अपने सामने भी स्वीकार करना नहीं चाहती। मैं सोच नहीं पाता कि क्या करने से उसका हित होगा। तुम्हारी क्या राय है? विनय को हमारे परिवार में आने जाने देने से ललिता का कोई अनिष्ट हुआ है? सुचरिता ने कहा,
बाबा, तुम तो जानते हो कि विनय बाबू में कोई बुराई नहीं है, उनका चरित्र निर्मल है। मैं जैसे चरित्र का भद्र पुरुष उन जैसे चरित्र का भद्र पुरुष बहुत कम मिलता है। परेश बाबू को जैसे कोई नई बात मालूम हुई हो, वे बोल उठे, ठीक कहती हो राधे, ठीक कहती हो। वे अच्छे आदमी है कि नहीं, यही देखने की बात है। अंतर्यामी ईश्वर भी उतना ही देखते हैं। विनय अच्छा आदमी है, उसे पहचानने में मैंने भूल नहीं की, इसके लिए मैं उन्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। एक फंदा मानो कट गया और परेश बाबू उससे छुटकारा पा गए। उन्होंने देवता के निकट कोई अपराध नहीं किया। ईश्वर जिस तुला पर मनुष्य को तौलते हैं, उन्होंने सदा धर्म की उसी तुला को माना है। उस पर उन्होंने अपने समाज के बनाए हुए कोई नकली बाट नहीं रखे। यह सोचकर उनके मन की ग्लानि दूर हो गई। अब तक इस इतनी सीधी बात को ना समझकर वे क्यों इतना दुख पा रहे थे, इसी पर उन्हें आश्चर्य हो उठा। उन्होंने सुचरिता के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आज तुमसे मुझे एक सीख मिली बेटी। सुचरिता ने तत्काल उनके पैर छूते हुए कहा, नहीं नहीं बाबा, यह तुम क्या कह रहे हो। परेश बाबू ने कहा, संप्रदाय ऐसी चीज़ है बेटी कि लोगों को यह जो सबसे सीधी बात है कि इंसान इंसान है, यही भुला देता है। इंसान ब्रह्म है कि हिंदू समाज की रची हुई इस बात को विश्व सत्य से बड़ा बनाकर एक व्यर्थ का झमेला खड़ा कर देता है। अब तक मैं इसी झूठ के भंवर में फंसा हुआ था। परेश बाबू थोड़ी देर चुप रहकर बोले, ललिता अपना लड़कियों का स्कूल चलाने का संकल्प छोड़ नहीं पा रही है। इसके लिए उसने विनय से मदद लेने के बारे में मेरी राय पूछी थी। सुचरिता ने कहा, नहीं बाबा, अभी कुछ दिन रहने दीजिए। ललिता को विनय से मदद लेने से मना करते ही वह अपने आहत हृदय का आवेग दबाकर जैसे उठकर चली गई थी। उसकी याद परेश बाबू के स्नेह भरे हृदय को बार बार कष्ट पहुंचा रही थी। वे जानते थे कि उनकी तेजस्विनी कन्या ललिता को समाज के उत्पीड़न और अन्याय से उतना कष्ट नहीं हुआ था जितना उस अन्याय के विरुद्ध संग्राम करने में बाधा पाने से, विशेषकर पिता से बाधा पाने से। इसलिए वे चाहते थे कि किसी तरह अपनी मनाही उठा ले। वे बोले, क्यों राधे, अभी रहने क्यों दे। सुचरिता ने कहा, नहीं तो माँ को बहुत बुरा लगेगा। विचार करके परेश बाबू ने देखा कि यह बात तो ठीक है। सतीश ने कमरे में आकर सुचरिता के कान में कुछ कहा। सुचरिता ने उसे उत्तर दिया, नहीं भाई बख्तियार खां, अभी नहीं, कल देखा जाएगा। सतीश ने चकित होकर कहा, कल तो मेरा स्कूल है। स्नेह से हंसकर परेश बाबू ने पूछा, क्यों सतीश, क्या चाहिए। सुचरिता ने कहा। उसका एक हड़बड़ाकर सतीश ने सुचरिता का मुंह बंद करते हुए कहा, नहीं नहीं, बताना मत, बताना मत। परेश बाबू ने कहा, अगर छिपाने की बात होगी तो सुचरिता बताएगी ही क्यों। सुचरिता ने कहा, नहीं बाबा, यह तो बहुत चाहता है कि यह छिपाने की बात किसी तरह आपके कानों में पड़ जाए। चिल्लाकर सतीश ने कहा, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, और वह बाहर भाग गया। बात यह थी कि जिस लेख की विनय ने प्रशंसा की थी वही वह सुचरिता को दिखाना चाहता था। कहने की जरूरत नहीं कि परेश बाबू के सामने सुचरिता को इसकी याद दिलाने का जो उद्देश्य था वह सुचरिता ने ठीक ठीक समझ लिया था। मन की ऐसी गुप्त बातें भी इस दुनिया में इतनी आसानी से भांप ली जाती है, बेचारा सतीश यह नहीं जानता था। 4 दिन बाद हारान बाबू एक चिट्ठी हाथ में लिए वरदा सुंदरी के पास आ पहुंचे। परेश बाबू से कोई आशा करना आजकल उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया था। हारान बाबू वरदा सुंदरी के हाथ में चिट्ठी देकर बोले, मैंने शुरू से ही आप लोगों को सावधान कर देने की बड़ी कोशिश की थी और इसके लिए आपकी नाराज़गी भी झेली थी। अब आप इस चिट्ठी से ही समझ सकेंगे कि भीतर ही भीतर मामला कहाँ तक बढ़ गया है। शैलबाला के नाम ललिता ने जो चिट्ठी लिखी थी वही वरदा सुंदरी ने पढ़ डाली। पढ़कर बोली, मैं कैसे जान सकती थी, आप ही बताइए। जो कभी सोचा भी नहीं था वही हो रहा है, लेकिन मुझे इसके लिए दोष मत दीजिएगा, यह मैं कह देती हूँ। आप सबने ही मिलकर सुचरिता की प्रशंसा कर करके उसका सिर फिरा दिया कि ब्रह्म समाज में ऐसी दूसरी लड़की ही नहीं है। अब अपनी इस आदर्श ब्रह्म लड़की की कीर्ति संभालिए ना। विनय और गौर को तो यही इस घर में ले आए। विनय को तो फिर भी मैंने बहुत कुछ हम लोगों के पथ की ओर खींच लिया था। फिर ना जाने कहाँ से उनकी एक मौसी को लाकर हमारे ही घर में ठाकुर पूजा शुरू करा दी। विनय को भी ऐसा भरमा दिया कि अब तो वह मुझे देखते ही भाग खड़ा होता है। अब वह सब जो हो रहा है आपकी वही सुचरिता ही इसकी जड़ में है। वह कैसी लड़की है यह तो शुरू से ही मैं जानती थी। मैंने कभी कोई बात नहीं कही।
बराबर उसे ऐसे ही पालती पोसती रही कि कोई यह ना समझ सके कि वह मेरी अपनी लड़की नहीं है। आज उसका यह फल मिला। मुझे यह चिट्ठी दिखाकर क्या होगा? आप लोग ही अब जो ठीक समझे करें। एक समय हारान बाबू ने वरदा सुंदरी को समझने में भूल की थी। आज यह बात स्पष्ट स्वीकार करते हुए बड़ी उदारता के साथ उन्होंने इस पर खेद प्रकट किया। अंत में परेश बाबू को बुलाया गया। लो देख लो, यह कहते हुए वरदा सुंदरी ने चिट्ठी उनके सामने मेज पर पटक दी। परेश बाबू ने 2-3 बार चिट्ठी पढ़कर कहा, तो क्या हुआ? वरदा सुंदरी ने उत्तेजित होकर कहा, क्या हुआ? इससे अधिक और क्या चाहते हो जो हो जाए? और बाकी ही क्या रहा है? मूर्ति पूजा, जाति पाति, छुआछूत सभी तो हो गया। अब बस अपनी लड़की को हिंदू के घर ब्याह देना ही बाकी रह गया है। इसके बाद प्रायश्चित करके तुम भी हिंदू समाज में जा बैठना। लेकिन मैं कह देती हूँ, परेश बाबू ने थोड़ा हंसकर कहा, तुम्हें कुछ भी कहना नहीं होगा। कम से कम अभी तो कह देने का समय नहीं है। प्रश्न यह है कि तुम लोगों ने कैसे तय कर लिया कि हिंदू घर में ललिता का विवाह तय हो गया है? इस चिट्ठी में तो ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती। वरदा सुंदरी ने कहा, क्या होने से ही तुम्हें दिखाई देता है? यह तो मैं आज तक नहीं समझ पाई। समय रहते देख पाते तो आज ये झंझट ना उठ खड़ा होता। चिट्ठी में कोई इससे स्पष्ट और क्या लिख सकता है भला? हारान बाबू ने कहा, मैं समझता हूँ ललिता को यह चिट्ठी दिखाकर पूछना चाहिए कि उसकी इच्छा क्या है। आप लोग अनुमति दे तो मैं उससे पूछ सकता हूँ। इस समय आंधी की तरह कमरे में आकर ललिता ने कहा, बाबा यह देखो, आजकल ब्रह्म समाज में ऐसी गुमनाम चिट्ठियाँ आती हैं। परेश बाबू ने चिट्ठी पढ़ी। विनय के साथ ललिता का विवाह गुप्त रूप से तय हो चुका है। यह मानकर चिट्ठी लिखने वाले ने अनेक फटकार और उपदेशों से चिट्ठी भर दी थी। साथ ही इसकी भी चर्चा थी कि विनय की नीयत अच्छी नहीं है और 2 दिन बाद ही वह अपनी ब्रह्म पत्नी को छोड़कर फिर हिंदू घर में विवाह कर लेगा। परेश बाबू के पढ़ चुकने पर चिट्ठी हारान ने लेकर पढ़ी। बोले, ललिता यह चिट्ठी पढ़कर तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन ऐसी चिट्ठी लिखने का कारण क्या है यह तुमने नहीं सोचा? तुम ही अपने हाथ से यह चिट्ठी कैसे लिख सकी, बताओ तो? क्षण भर स्तब्ध रहकर ललिता बोली, तो शैल के साथ इस बारे में आप ही की चिट्ठी पत्री हो रही है। सीधे जवाब न देकर हारान बाबू ने कहा, ब्रह्म समाज के प्रति अपना कर्तव्य सोचकर तुम्हारी यह चिट्ठी शैल ने विवश होकर ही मुझे भेजी है। ललिता ने सीधी खड़ी होकर कहा, अब ब्रह्म समाज क्या कहना चाहता है, कहिए। हारान बोले, विनय बाबू और तुम्हारे बारे में समाज में जो यह चर्चा हो रही है उस पर तो मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम्हारे मुंह से मैं उसका स्पष्ट प्रतिवाद सुनना चाहता हूँ। ललिता की आंखें सुलगने लगी। कांपते हाथों से कुर्सी की पीठ पकड़कर उसने कहा, क्यों बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते? ललिता की पीठ पर हाथ फेरते हुए परेश बाबू बोले, ललिता अभी तुम्हारा मन स्थिर नहीं है, यह बात मेरे साथ फिर होगी, अभी रहने दो। हारान ने कहा, परेश बाबू आप बात को दबाने की कोशिश ना करें। ललिता ने फिर भड़क कर कहा, बाबा दबाने की कोशिश करेंगे? आप लोगों की तरह बाबा सच्चाई से नहीं डरते। सत्य को वे ब्रह्म समाज से भी बड़ा मानते हैं। मैं आपसे स्पष्ट कहती हूँ, विनय बाबू से विवाह को मैं जरा भी असंभव या अनुचित नहीं मानती। हारान बोल उठे, लेकिन क्या यह तय हो गया है कि वे ब्रह्म धर्म की दीक्षा ले लेंगे? ललिता ने कहा, अभी भी तय नहीं हुआ है और उन्हें दीक्षा लेनी ही होगी, ऐसा भी क्या जरूरी है? अब तक वरदा सुंदरी कुछ नहीं बोली थी। वह मन ही मन चाह रही थी कि आज हारान बाबू की जीत हो और परेश बाबू को अपना दोष स्वीकार करके लज्जित होना पड़े। अब वे और नहीं चुप रह सकी, कह उठी, ललिता तू पागल हो गई है क्या? क्या कह रही है? ललिता ने कहा, नहीं माँ, यह पागलपन की बात नहीं है। जो कह रही हूँ सोच समझ कर कह रही हूँ। चारों ओर से मुझे ऐसे बांधना चाहोगे तो मैं नहीं सह सकूंगी। हारान बाबू के इस समाज से मुक्ति पालूंगी। हारान ने कहा, उच्च श्रृंखलता को ही तुम मुक्ति कहती हो? ललिता ने कहा, नहीं, नीचता के आक्रमण से, झूठ की गुलामी से मुक्ति को ही मैं मुक्ति कहती हूँ। जहाँ मैं कोई अन्याय, कोई अधर्म नहीं देखती, जहाँ ब्रह्म समाज मुझे क्यों छोड़े, क्यों रोके। स्पर्धा दिखाते ही हारान ने कहा, देख लीजिए परेश बाबू, मैं जानता था कि अंत में ऐसा ही कुछ कांड होगा। मैं तो जहाँ तक हो सका आपको सावधान करने की कोशिश करता रहा, लेकिन नतीजा कुछ नहीं हुआ। ललिता ने कहा, देखिए पानू बाबू, आपको भी एक जगह सावधान करने की ज़रूरत है। जो आपसे हर बात में कहीं बड़े हैं उनको सावधान करने का घमंड आप ना करें।
इतना कहकर ललिता कमरे से चली गई। वरदा सुंदरी ने कहा, यह सब क्या हुआ जा रहा है, अब क्या करना होगा, जरा बैठकर सोचो। परेश बाबू ने कहा, जो कर्तव्य है वही करना होगा और क्या, लेकिन ऐसे जल्दबाजी में सोचने से कर्तव्य स्थिर नहीं होता। मुझे क्षमा करो, इस बारे में अभी कुछ मत कहो, मैं जरा अकेले रहना चाहता हूँ। ललिता ने यह क्या परेशानी खड़ी कर दी। सुचरिता बैठकर यही सोचने लगी। थोड़ी देर चुप रहकर ललिता के गले में बाँह डालकर बोली, लेकिन भाई मुझे तो डर लगता है। ललिता ने पूछा, किसका भय? सुचरिता बोली, ब्रह्म समाज में चारों तरफ हलचल मच गई है, लेकिन अंत में विनय बाबू अगर राजी ना हुए तो? सिर झुकाकर ललिता ने दृढ़ता से कहा, वे जरूर राजी होंगे। सुचरिता ने कहा, तू तो जानती है, माँ को पानू बाबू यही भरोसा दे गए हैं कि विनय अपना समाज छोड़कर विवाह करने को कभी राजी नहीं होगा। ललिता, क्यों तूने सब बातें सोचे बिना पानू बाबू से ऐसी बातें कह डाली? ललिता ने कहा, मैंने जो कहा उसके लिए अब भी मुझे कोई पछतावा नहीं है। पानू बाबू समझे थे वह और उनके समाज मुझे शिकार के जानवर की तरह घेरे में डालकर बिल्कुल अतल समुद्र के किनारे तक ले आए हैं। वहाँ मुझे पकड़े जाना ही होगा, किंतु वे नहीं जानते कि मैं इस समुद्र में कूद पड़ने से नहीं घबराती, बल्कि उनके शिकारी कुत्तों से घेर कर उनके पंजरे में घुसते ही घबराती हूँ। सुचरिता ने कहा, क्यों ना एक बार बाबा से सलाह करके देखा जाए। ललिता ने कहा, शिकारियों का साथ बाबा कभी नहीं देंगे, यह मैं निश्चय से कह सकती हूँ। उन्होंने तो कभी हमें बांधकर रखना नहीं चाहा। जब कभी उनकी राय से हमारी राय भिन्न हुई है, तब क्या वे हम पर जरा भी नाराज हुए हैं? ब्रह्म समाज के नाम की दुहाई देकर उन्होंने कभी हमारा मुंह बंद करने की कोशिश की है? इस पर माँ कितनी बार बिगड़ी है, लेकिन बाबा को यही एक भय रहा है कि कहीं हम लोग खुद सोचने का साहस न खो दे। जब उन्होंने इस तरह सीख देकर हमें बड़ा किया है, तब क्या अंत में पानू बाबू जैसे समाज के जेल दरोगा के साथ हमें सौंप देंगे? सुचरिता ने कहा, चलो मान लो कि बाबा कोई बाधा नहीं देते, फिर भी तू करेगी बता। ललिता ने कहा, अगर तुम लोग कोई कुछ नहीं करोगे तो फिर मैं ही। घबराकर सुचरिता ने कहा, नहीं नहीं, तुझे कुछ नहीं करना होगा भाई, मैं कुछ उपाय करती हूँ। सुचरिता परेश बाबू के पास जाने की तैयारी कर रही थी कि परेश बाबू स्वयं ही उसके पास आ गए। प्रतिदिन सांझ के इस समय परेश बाबू अपने घर की बगिया में अकेले सिर झुकाए मन ही मन सोचते हुए टहला करते हैं। सांझ के पवित्र अंधकार से धीरे धीरे मन को मांझ कर काम काज के दिन के दाग मानो धो डालते हैं और अंत में निर्मल शांति का संचय करके रात के विश्राम के लिए तैयार हो जाते हैं। आज जब परेश बाबू अपने शाम के एकांत ध्यान की शांति छोड़कर चिंतित मुख लेकर सुचरिता के पास आ खड़े हुए, तब सुचरिता के स्नेहपूर्ण मन को वैसी ही ठेस लगी जैसे जिस शिशु के खेल में लगे रहना चाहिए उसे चोट से चुपचाप पड़ा देखकर लगती है। मृदु स्वर में परेश बाबू ने कहा, राधे, सब सुन लिया है ना? सुचरिता ने कहा, हाँ बाबा, सब सुना है, किंतु तुम इतना सोचते क्यों हो? परेश बाबू बोले, और तो मैं कुछ नहीं सोचता, मेरी सोच यही है कि ललिता ने जो तूफान खड़ा कर दिया है उसकी पूरी चोट वह सह सकेगी कि नहीं। उत्तेजना के वशीभूत कई बार हम लोगों के मन में अंधी स्पर्धा जाग उठती है, लेकिन जब उसका फल मिलना आरंभ होता है तब सहसा किसी किसी का उसका भार सहने की शक्ति चली जाती है। क्या ललिता ने सब भला बुरा अच्छी तरह सोचकर निश्चय किया है कि उसके लिए क्या कल्याणकारी है? सुचरिता ने कहा, समाज की ओर से कोई उत्पीड़न ललिता को कभी नहीं हरा सकेगा, यह मैं दावे से कह सकती हूँ। परेश बाबू ने कहा, मैं यह बात पूरी तरह स्पष्ट जान लेना चाहता हूँ कि ललिता केवल गुस्से में आकर विद्रोह या जिद तो नहीं कर रही है। सुचरिता ने सिर झुकाकर कहा, नहीं बाबा, ऐसी बात होती तो मैं उसकी बात पर जरा भी ध्यान न देती। उसके मन की गहराई में जो बात थी वही अचानक चोट खाकर बाहर आ गई है। अब किसी तरह इसे दबा देने का प्रयत्न करने से ललिता जैसी लड़की के लिए अच्छा नहीं होगा। बाबा, विनय बाबू आदमी तो बहुत अच्छे हैं। परेश बाबू ने कहा, अच्छा, किंतु विनय क्या ब्रह्म समाज में आने को राजी होगा? सुचरिता ने कहा, यह तो ठीक ठीक नहीं बता सकती। अच्छा बाबा, एक बार गौर बाबू की माँ से मिलाऊं? परेश बाबू ने कहा, मैं भी सोच रहा था, तुम हो आओ तो अच्छा हो।